हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को समझते हैं, कैसे होता है नामकरण। तो शुरुआती चरण में आपने जाना कि कार्बन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं और कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन संयोग करता है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन मिलकर के बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक। तो अभी चर्चा खुली श्रृंखला यौगिक पर चल रही है। खुली श्रृंखला यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक लगाना ज्यादा उचित होगा, और असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में सब कार्बन के सभी बॉन्ड अकेले अवस्था में दूसरे परमाणुओं से जुड़ते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो या उनका कोई साथी क्रियात्मक समूह। और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है अथवा त्रिबंध होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने जाना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं। अब यहां पर चूंकि एल्केन संतृप्त होता है, इसकी चारों संयोजकताएं संतृप्त अवस्था में होती हैं, इसलिए ये किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकते, ये स्वभाव से अक्रिय होते हैं। ये सक्रिय होने के लिए अपने एक हाइड्रोजनों का त्याग करते हैं और त्याग करके एल्केन के ही सदृश एल्केन की एक व्युत्पन्न श्रेणी तैयार हो जाती है, CH4 की सिंगल बॉन्ड CH3 C2H5 की सिंगल बॉन्ड C2H6 की सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, और फिर ये अब तैयार हो जाते हैं क्रियात्मक समूहों के साथ क्रिया करने के लिए। तो मैंने क्रियात्मक समूहों का एक टेबल आपके सामने रखा था, उस टेबल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी हमारी क्रियात्मक समूह हैं, जो कि लगभग 11 थे। ठीक है, कुछ उप समूह भी हैं जो जुड़ते हैं समय समय पर, आपको आगे चर्चाओं में पता चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज समझते हैं समजातीय श्रेणी किसे कहेंगे। देखिए, एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक ही क्रियात्मक समूह एक ही हाइड्रोकार्बन के परिवार के साथ जुड़ते हुए समान रूप से प्रकट होता है। ठीक है, और ऐसे को हम समजातीय श्रेणियां कहते हैं, समजातीय श्रेणी। तो ये समजातीय श्रेणी में दो यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। ये पहला गुण है। किसी भी समजातीय श्रेणी के दो यौगिकों के मध्य CH2 का डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर वो एक ही जाति के हैं तो अगर उनके कार्बन के मध्य एक का अंतर और हाइड्रोजन के मध्य दो का अंतर यानी CH2 का अंतर चल रहा है तो वो समजातीय श्रेणी कहलाएंगे। दूसरा, इनका एक सामान्य सूत्र हो सकता है और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पर n जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है, n इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी संख्या यहां पे 10 आदि। ठीक है, समजातीय श्रेणियों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। अब कैसे होता है, जैसे CH3OH C2H5OH C3H7OH। अब ये एक एल्कोहल की समजातीय श्रेणी है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा क्योंकि इसमें एक OH समूह उपस्थित है। तो इस तरीके से ये एक एल्कोहलों की समजातीय श्रेणी है और इनके रासायनिक गुणों में
बहुत अधिक समानता पाई जाती है और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है बढ़ते हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब दूसरी समजातीय श्रेणी देख लेते हैं। CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, ये एक समजातीय श्रेणी। CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH। क्रियात्मक समूह इंसानी जीवन में टाइटल जैसे होते हैं, एक ही फैमिली के भाई हैं। बड़े वाला लास्ट में पांडे, मौर्य, यादव जो भी लिख रहा है, उससे छोटा वाला वही वो भी लिखेगा, उससे छोटा वाला वही वो भी लिखेगा, जो सबसे छोटा 1 फीट का वो भी, जो बड़ा सा है 6 फीट का वो भी, सबके लास्ट में वो ही होगा। तो ये क्या है, एक ही जाति के, एक ही जाति के हैं। ठीक उसी तरीके से सब में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होगा और सबके बीच देखो डिफरेंस जो है CH2 का ही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये समजातीय श्रेणियों के भीतर ये गुण पाया जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं। तो जो नाम पद्धति शुरू होती है, उस नाम पद्धति में शुरुआत में निरर्थक नाम पद्धति का यूज किया जाता था। जब तक IUPAC पद्धति अस्तित्व में नहीं आई थी, नहीं बनाई गई थी, तब तक जिनका जो मन किया, जिनका जो मन किया उसने वही नाम रख दिया। अब किसी ने रिसर्च की, अब उन्होंने पाया कि ये लाल चींटियों में पाया जाता है, तो उन चींटियों के नाम के आधार पर उनका नाम फार्मिक एसिड रख दिया, सिरके को एसिटिक एसिड कह दिया। ठीक है, तो ये बहुत हद तक उनसे मिलते जुलते गुणों के आधार पर जो वस्तुएं पाई जाती थी, जिन वस्तुओं में उससे मिलते जुलते गुण पाए जाते थे, उन वस्तुओं के नाम के आधार पर उनका नाम रख दिया। तो निरर्थक नाम पद्धति, निरर्थक निरर्थक नाम पद्धति। तो निरर्थक नाम पद्धति में क्या होता था कि कोई भी वैज्ञानिक कोई भी रिसर्च कर रहा है, किसी तरीके की खोज की उसने, तो वो निरर्थक नाम पद्धति में अपनी सुविधा अनुसार वो कोई भी नाम रख देता है। इन्हें याद करना भी आसान होता है, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि निरर्थक नाम पद्धति में उसके कई सारे नाम हो सकते हैं। मीथेन गैस, मार्स गैस, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, ये तो अकार्बनिक का नाम है। कार्बनिक में भी बहुत सारे नाम हैं, तो आप कौन कौन सा नाम याद रखेंगे? और उससे भी बड़ी बात कि इन नामों के आधार पर आप उसकी संरचना की व्याख्या नहीं कर सकते। मतलब कौन किससे जुड़ा है, उनके बीच कैसी बॉन्डिंग है, वो उनके साथ क्रियात्मक समूह कौन सा है, कुछ भी नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता, बस नाम है। अब अगर आदमी का नाम उसके हिसाब से रखा जाए कि वो लंबा है, छोटा है, ऐसे पद्धति बनाई जाए कि पहले आदमी अगर लंबा है तो उसके नाम के पहले यल लगा होगा, ठीक है। अगर उसका वजन 50 किलो से ज्यादा है तो यल के बाद यम मीडियम वेट लिखा होगा, अगर उससे कम है तो हल्का लिखा जाएगा, उससे ज्यादा है तो भारी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से उस नाम को सुनने के बाद हमें पता चल जाया करेगा कि वो आदमी लंबा है, छोटा है, मोटा है, वजनी है, हल्का है, उसकी संरचना के बारे में पता चलेगा। तो जैसे हमारे नाम किसी ने कुछ भी रख दिया, नाम है दौलत राम, सड़क पे भीख मांग रहे हैं, नाम है भिखारी लाल, अरबपति हैं, उन नाम से पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। नाम बुद्धि राम है, अक्षर से भेंट नहीं है। तो इस तरीके से ही निरर्थक नाम पद्धति थी कि उसका उस पदार्थ की संरचना से कोई लेना देना नहीं। अब नीम के पेड़ में कड़वाहट होती है, उसकी कड़वाहट जिस कारण होती है वो चीज अगर बन गई तो नीम के आधार पर उसका नाम रख दिया। लेकिन IUPAC पद्धति जो है ये उसकी संरचना के हिसाब से, ताकि उस पद्धति से नाम लिखने पर किसी को भी उसकी संरचना, उसके गुणधर्म आदि आदि के बारे में सही सही जानकारी हो सके कि कार्बन कार्बन के बीच कितनी की बॉन्डिंग है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, किस कार्बन के साथ कौन सा परमाणु जुड़ा हुआ है, ये सारी जानकारी हमें IUPAC पद्धति से हो जाती है। तो IUPAC पद्धति जानने से पहले आइए निरर्थक नाम पद्धतियों के कुछ उपयोगी चीजों को जान लें, ठीक है। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन।
तो ये कौन से कार्बन हो गए? ये कोई कार्बन नहीं है, वही कार्बन है जिसको आप पढ़ रहे हो, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन वाला 6C12। तो यदि कोई कार्बन परमाणु खुद किसी दूसरे एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। अगर वो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, एक इस तरफ एक इस तरफ, यानी 2 कार्बन परमाणु उसके साथ जुड़े हों एक साथ, तो उसे 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन कहते हैं। अगर कोई कार्बन परमाणु 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो उसे तृतीयक कहते हैं, और अगर 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, अपने चारों तरफ 4 कार्बन को जोड़ रखे हैं, तो उसे चतुष्क कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो चलो एक संरचना देख लेते हैं। अब मान लो एक कार्बन है, ये CH3 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 C H2 C CH3 C। अब यहां पे 3 से आवश्यकता पूरी हो रही थी, यहां CH रहेगा, 4 पूरी होनी है, ये ध्यान रखना, हमेशा 4 की आवश्यकता पूरी रखनी है CH। तो अगर इसे तोड़ के नहीं लिख रहे, ऐसे लिख रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, ये इसे ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है। बाकी इसे भी तोड़ के लिखना होता है, लेकिन अभी आप क्लियर नहीं हो पाएगा, अभी आप दिक्कत में आ जाएंगे, समझ में कम आएगा। ठीक है, अब यहां CH2 मतलब इसमें भी जोड़ देंगे साइड में, अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक। ये जो कार्बन है इसमें देखो इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। ठीक है, या फिर इसे द्वितीयक। अब यहां पे आगे आते हैं। अब ये कार्बन देखिए, इससे भी जुड़ा है 1, इससे जुड़ा है 2, इससे जुड़ा है 3, तो इसे 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, और यहां पे तृतीयक भी कहलाएगा, दोनों नाम है इसके। अब यहां आ जाए तो ये क्या है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो इसे 2 डिग्री कहेंगे। ऐसे सी हटा लो, नहीं सेंटीग्रेड जैसा समझ में आता है, और ये कहलाएगा द्वितीयक। अब इस कार्बन पर आते हैं, इस कार्बन पे देखो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और इसे कहेंगे चतुष्क कार्बन। ठीक है, अगर कोई कार्बन सिर्फ अपनी संरचना में एक कार्बन जोड़ता है तो वो 1 डिग्री है। अलग अलग भी समझ लेते हैं, जैसे मान लो ये जोड़ा हुआ है तो दोनों 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है क्योंकि दोनों एक एक कार्बन से जुड़े हुए। अब देखते हैं, जैसे ये है कार्बन कार्बन, अब ये तो इस तरीके से संरचना में है और ये ऐसे है CH3H। अब ये तो रहा आपका 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री क्योंकि 2 कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं, ये 2 डिग्री हो गया। अब जैसे ये कार्बन ऐसे बना दो, CH3 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 और यहां पे H, तो देखो ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, क्योंकि ये अपने निकट सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये कितने से जुड़ा, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 3 डिग्री का। इसी तरीके से 4 के लिए बना सकते हैं, CH3 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 CH3, ये लंबी श्रृंखला है, ये छोटी श्रृंखला है, बस अंतर इतना है। आगे आप समझ जाएंगे लंबी श्रृंखला और छोटी श्रृंखला में क्या फर्क पड़ जाता है, कोई खास फर्क नहीं होता है, बस कार्बन परमाणुओं की संख्या बदलती है तो एल्क बदल जाता है, मानी जो एल्केन होती है एथमेथ प्रोप्यूट वो बदल जाती है बस। अब यहां पर क्या है, ये भी 1 डिग्री 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 है, लेकिन यहां पर बीच में जो है ये 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है। अब देखो और चीजें देखते हैं।
आपको मैंने शुरू में ही बताया कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, मतलब कार्बन लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, कार्बन कार्बन के साथ क्रिया करता हुआ लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। और ये श्रृंखलाएं लंबी होने की वजह से इनके नामों को इस पद्धति से लिखा जाता है ताकि हम उन्हें आसानी से बता सकें, समझा सकें और सबसे बड़ी चीज खुद समझ सकें। ठीक है, अब यहां पर है नॉर्मल, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन। ध्यान रहे ये IUPAC पद्धति का नामकरण नहीं है, इसका IUPAC पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, ये निरर्थक नाम पद्धति का एक सरल नमूना है। ठीक है, अब यहां पर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आइसो किसे कहते हैं और नियो किसे कहते हैं। तो जैसे मान लो CH3 CH2 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 CH3, ये एक ऐसी संरचना है। ठीक है, अब अगर इसे संरचनात्मक रूप से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कार्बन से कार्बन भी जुड़ा हुआ है, बाकी कार्बन की संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त हो रही है। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कार्बन से 4 लाइनें निकल रही हैं जो उसकी संयोजकता को दर्शा रही हैं कि चारों संयोजकता संतृप्त है कि नहीं है। अब यही संरचना है, यहां पे देखिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 है तो 2 इधर लगा, 2 इधर लगा, 2 इधर लगा, फिर 3 लगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन, यहां हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है, हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कार्बन देखा जाएगा। 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए एल्क जो होता है पेंट होता है। ठीक है, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। अब ये पेंट होता है और साथ में सिंगल बॉन्ड है, तो अब पेंट और साथ में एन लगा देंगे तो ये यन पेंटेन कहलाएगा। यन कहां लगा दिए भैया, यन लगा दिए कि सीधा है, बिल्कुल सीधा है, नॉर्मल है, इसमें कोई डाल वाल नहीं फूटी, कोई शाखा नहीं फूटी, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा है। तो बिल्कुल सीधी श्रृंखला जहां मिलेगी, बिल्कुल सीधी श्रृंखला जहां मिलेगी, वहां पर आपने देखा होगा बुक्स में भी ऐसे यन शब्द लगा होता है, स्मॉल यन, और साथ में डैश होता है, और उसके बाद उन कार्बनों की संख्या के आधार पर उस हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा रहता है। तो ये नॉर्मल शब्द होता है जिसका प्रथम अक्षर यन यहाँ पे यूज किया जाता है, माने साधारण पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है, जिसमें 5 के पेंटेन माने 5 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बनों की संख्या 5 है और हाइड्रोजनों की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 3 12 है। ठीक है, C5H12। तो यहां पर ये पेंटेन है और पेंटेन में एक सीधी श्रृंखला के रूप में सभी कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन या एन पेंटेन। ठीक है, अब आइए समझते हैं आइसो क्या होता है। तो आइसो को समझने के लिए हम एक संरचना बनाते हैं, और हम जैसे नियो पेंटेन लिखे थे, वो नॉर्मल पेंटेन लिखे थे, उसी तरीके से हम आइसो पेंटेन लिखेंगे। कार्बन और कार्बन की 2 संयोजकताएं इस तरीके से जुड़े, CH3 CH3, और अब यहां पर, ठीक है, ऐसे हो। अब कार्बन में यहां पर कितनी लाइनें आ रही, 3 आ रही, तो 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो। इस कार्बन पे कितनी लाइनें आ रही, 2 आ रही हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, माने 2 संयोजकता बाकी है। इसमें कितनी आ रही, 1 लाइन केवल इधर आई है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। कैसे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, किसी कार्बन से जुड़ती हुई लाइनें गिन लीजिए, 4 से जितना कम हो, 4 में जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, तो 4 में 1 कम है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन के लिए 1 लाइन 2 लाइन है, माने ये बॉन्ड के प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉन्ड का प्रदर्शन है, ये जो लाइन खींची जाती है। 2 लाइनें हैं तो 4 में से 2 घटा दो, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन को केवल 1 लाइन मिल रही थी, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, माने 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त हुए हैं। अब चलो देखते हैं यहां पर क्या हुआ है, इस कार्बन के साथ 2 जुड़े हुए हैं। वैसे देखें तो ये 4 डिग्री, कितना कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर संरचनात्मक दृष्टि से लिखेंगे तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, यहाँ पे H3C,
कार्बन को पहले लिख दिया जाता है, सेम यही संरचना है यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या हुआ, CH और यहाँ पे CH। अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, H3C। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सेम यही संरचना है, ठीक है। तो अब यहाँ कार्बन परमाणु में तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो चलो भैया पेंटेन लिख देते हैं। अब अगर पेंटेन के बगल हम कुछ ना लिखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वो वाला हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए। पिछले वाले में क्या था, हर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ था, सीरीज में थे, लाइन में थे, और इसमें तो 2 जुड़े। अब अगर आप किसी को बताएंगे इस पेंटेन के बारे में तो हो सकता है वो समझ ले उस पेंटेन के बारे में, तो इसलिए उसके नाम के आगे नॉर्मल लिखे और इसके नाम के आगे हम आइसो लिख देंगे। अब आइसो लिखते ही किसी को अगर हम बता रहे होंगे या किसी को समझा रहे होंगे या हम अब कॉपी में लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप किस पेंटेन की बात कर रहे हैं। वो समझ जाएगा कि आप ऐसी पेंटेन की बात कर रहे हैं जिसके किसी कार्बन के साथ इकट्ठे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, माने वह कार्बन अपने तीन ओर कार्बन संरचनाओं द्वारा घिरा हुआ है या उसकी 3 संयोजकताएं कार्बन द्वारा संतृप्त की जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार इसी पेंटेन को हम इस तरीके से लिख देते हैं, CH3 H3C लिखो इसको, CH3 और यहां पे CH3, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, 1 2 3 4 और एक ये 5। अब अगर 4 डिग्री की दृष्टि से देखा जाए तो ये 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये 4 डिग्री कार्बन है। और यहां पर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पेंटेन है, इसमें 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पेंटेन है। अब आप इस वाली पेंटेन की बात कर रहे हैं या आप इस वाली पेंटेन की बात कर रहे हैं या जो अभी इसके पहले बताए थे आप उस पेंटेन की बात कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए हमें पेंटेन के साथ कुछ अलग से बताना पड़ेगा। भाई अगर क्लास में 2 रमेश हैं तो हम क्या करते हैं, रमेश फर्स्ट रमेश सेकंड कर देते हैं, या फिर रमेश सन ऑफ उनके फादर का नाम, रमेश सन ऑफ उनके फादर का नाम। तो अगर 2 संरचनाओं के नाम सेम हो रहे हैं तो दोनों में अंतर दिखाने के लिए कुछ तो कुछ नाम बताना पड़ेगा। तो अगर कार्बन कार्बन के साथ सीधी श्रृंखला में जुड़े तो यहां लगा दिए माने नॉर्मल। अगर किसी कार्बन के साथ कोई कार्बन अपनी सभी दिशाओं में 3 कार्बन से जुड़ रहा है, माने एक कार्बन के साथ 2 अटैच है श्रृंखला में लाइन में, तो उसे आइसो कहेंगे। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ रहा है, माने उसकी चारों संयोजकताएं कार्बन द्वारा संतृप्त हो रही हैं, तो उसे कहेंगे नियोपेंटेन। ये आगे लंबी श्रृंखला भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, CH2 CH2 CH3। अब यहां नाम बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 जोड़ दें, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 6 है तो हेक्सेन, लेकिन 6 सीधी तो नहीं जुड़ी, तो सीधी नहीं जुड़ी तो यहां नहीं लगा। तो अब सामने वाला समझ जाएगा कि 3 तो लाइन में आ रहे थे और तीसरे के साथ ये 3 जुड़ गए। हो सकता है कोई इधर समझ ले या इधर समझ ले, बात एक ही उलट के ले दो, ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोर्ड तुम्हारा है, पेन मेरे हाथ में, इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, संरचना तो वही रहेगी, ठीक है, संरचना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गई निरर्थक नाम पद्धति, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री जान गए, नॉर्मल, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन जान गए, ठीक है। तो चलिए IUPAC पद्धति को शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC पद्धति से हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की जो श्रेणियों के यौगिक हैं उनके IUPAC नाम यहां पे समझते हैं कि कैसे बनेंगे। तो यहां पे देखो आप, यहां पर 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट का हम यूज करेंगे। और यूज करते हुए अगर ये सिंगल बॉन्ड से हैं तो एल्केन जो पहली श्रेणी है, दूसरी है एल्कीन, तीसरी है एल्काइन, तो जो पहली श्रेणी एल्केन है इसमें 1 कार्बन युक्त यौगिक बनेगा मीथेन, C2H6, एथेन, ये समझ ही रहे हैं आप, पहले भी बताया जा चुका, C3
H8 प्रोपेन, C4 H10, यहां पे होगा ब्यूटेन, C5 H12 पेंटेन। अब जो ये संरचनाएं लिखी जाती हैं बेटा, ये संरचनाएं इस तरीके से आपको याद करने के लिए तो दे दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं आगे चल करके। जैसे इसको लिखते हैं, अब यहां पर जो ये एल्केन होते हैं, ये एल्केन की अपनी एक श्रेणी होती है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा जाएगा CH3 CH3, ये तो मान लो CH4 रहेगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, ये इसके संरचनात्मक सूत्र है और इसे सामान्यतः ऐसे ही लिखा जाता है, तभी हमें रिएक्शन समझ में आता है। ये तो इसको इकट्ठा करके बता दिया ना कि 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन एक साथ हैं, लेकिन ये जुड़े कैसे हैं, इन्हें ऐसे लिखा जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, इसे लिखा जाएगा CH3 CH2 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 CH3। इसीलिए बहुत लंबे नहीं ले रहे, 6 तक ही ले रहे हैं, और 6 तक ही मोस्टली हमें ज्यादातर पढ़ना होता है। ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। अब यहां पे क्या है, ये नॉर्मल मेथिन है तो नॉर्मल, ये एथिन भी नॉर्मल, ये प्रोपेन नॉर्मल है। प्रोपेन चाहता तो यहाँ पे आइसो हो सकता था, ये कार्बन इसी कार्बन से जुड़ जाता। ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ये हेक्सेन है, ठीक है। ये इनकी रियल संरचना है। अब यहाँ पे क्या है, सभी हाइड्रोजन को सजा दो तो आप देखोगे कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है, केवल कार्बन से कार्बन जुड़ा है, ना कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो ऊपर नीचे इसकी बची हुई संयोजकताओं से जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एल्केनों के नामकरण, इस तरीके से होते हैं। मेथ का मतलब हुआ एक कार्बन और एन का मतलब हुआ कि सब एकल बॉन्ड है। एथ का मतलब हुआ 2 कार्बन और एन का मतलब हुआ कि सब एकल बॉन्ड है। प्रोप का मतलब हुआ 3 कार्बन और एन का मतलब हुआ सभी सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से इनके नाम बताए जाते हैं। अब यहां पर सभी की संरचनाएं आप देख रहे हैं, किसी को भी अगर हम खोल के देखने की कोशिश करें तो सबके साथ सारे बॉन्ड लगे हुए हैं, तो भैया किसको कह दें कि तुम हटो, कोई खाली हो तुम दूसरे को जोड़ ले, तो इनके पास जोड़ने के लिए कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो एल्केन होते हैं ये अपने व्युत्पन्न बनाते हैं, जो क्रिया करते हैं। अब व्युत्पन्न कैसे बनते हैं, इनके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, ये अपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद ये एल्किल श्रेणी बनाएंगे। एल्किल श्रेणी बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, थोड़ा दूर से लिखते हैं ताकि आ सके, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इनका नाम एल्केन है, तो एल्केन में, एल्केन के नाम के आगे ये एल्केन, तो इसमें से एन को हटाकर एल जोड़ते हैं। एल्केन में -N + इल, तो ये क्या बन जाता है, एल्किल, एल्किल श्रेणी। ये एल्केन श्रेणी थी और ये क्या बन जाती है, एल्किल श्रेणी। तो अब यहां पे हो गया CH3, तो इसका नाम क्या होगा, उधर मेथिन था तो इधर मेथिल हो गया। सिंगल बॉन्ड CH, ये हो गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक देखो यहां CH3 था, यहां CH2 हो गया, और एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, तो इसे लिखेंगे एथिल। फिर CH3, इसको यहां पे इसको देख रहे हैं, ठीक है। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसके बाद एक बॉन्ड खाली है, तो ये जोड़ सकता है, ये अपने आप से किसी को जोड़ सकता है, बाकी सब अपने अपने संबंधों में बंधे हुए हैं, क्योंकि बॉन्ड इसने खाली किया है। कभी कभी क्या होता है, ये इस रूप में भी हो सकता है, CH3 CH और बॉन्ड इसने खाली कर दिया और अपना हाइड्रोजन ऐसे दे दिया, ठीक है। तो अब इसे आप क्या लिखोगे, इसे ब्यूटेन लिखोगे, ओ प्रोपेन लिखोगे, इसे सेकेंडरी प्रोपेन लिखेंगे। सेकेंडरी क्यों, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, इसकी बॉन्डिंग पहले कार्बन से हटके दूसरे कार्बन पे चली गई है, इसलिए इसे सेकेंडरी प्रोपेन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत छोटी छोटी चीजें जो बाद में हमें बहुत ज्यादा उलझा देती हैं,
तो ये क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी प्रोपेन कहलाएगा। समझ रहे, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन को इसने ट्रांसफर कर दिया इसको, तो जब इसने 3 हाइड्रोजन को जोड़ लिया, इसको हम ओपनली समझते हैं कैसे, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। देखो यहां पे जैसे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, और फिर तीसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, और एक संयोजकता खाली पड़ी थी। तो यहां पर इस बीच वाले कार्बन ने, दूसरे कार्बन ने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन अपना निकाल दिया, और इस तरीके से कार्बन की एक संयोजकता खाली हो गई, और उस हाइड्रोजन को उसने यहां ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से जो यहां पहले कार्बन पर, चाहे इधर से गिनो या इधर वाले को हटा के इधर लिख दो, इसको गिनो, तो दोनों पहले कहलाएंगे, चाहे उधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो। लेकिन यहां पर क्या है, ये दूसरे कार्बन पर आ गई, तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोपेन कहेंगे। ये प्राथमिक प्रोपेन थी, ये सेकेंडरी प्रोपेन हो गई। या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH2 CH3 CH3, और यहां पे देखो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आइसोप्रोपेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां ध्यान देना है, ये सारी चीजें बड़ी बारीकी से समझनी है, नहीं तो आगे दिक्कतें आएंगी आपके लिए। यहां पे क्या हुआ, इस कार्बन ने अकेले 2 कार्बन को जोड़ लिया, आपने से 2 कार्बन को जोड़ लिया, तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपेन या सेकेंडरी प्रोपेन, दोनों कह सकते हो। यहां भी देखो ये कार्बन अपने से दोनों को जोड़े हुए, सेम संरचना है, दोनों सेम संरचना है। इसको सेकेंडरी भी कह सकते हैं और इसको आइसो भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इसलिए कह रहे हैं कि 2 कार्बन से जोड़ा हुआ है। यहां देखें, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इसलिए सेकेंडरी कह रहे हैं। और यहां पर क्या है, ये आइसो वाली संरचना में लिख दिया, इसी को ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके ऐसे घुमा दिया, ठीक है। आगे हाइड्रोकार्बन की दूसरी श्रेणी में हम चलते हैं, खुली श्रृंखला यौगिकों की दूसरी श्रेणी में, जिसे असंतृप्त यौगिक भी कहा जाता है, और इसका नाम है एल्कीन। अब यहाँ पर कुछ एल्कीनों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे अणुसूत्र C2H4, सामान्य नाम इसे एथिलीन कहते हैं, और आयुपीएसी नाम एथीन है। C3H6 इसे सामान्यतः प्रोपिलीन कहते हैं, आयुपीएसी नाम प्रोपीन है। C4H8 इसे ब्यूटिलीन कहते हैं, आयुपीएसी नाम ब्यूटीन है। C5H10 इसको पेंटिलीन कहते हैं, लेकिन सामान्य इसका आयुपीएसी नाम जो है वो पेंटीन है, ठीक है। अब यहां पर इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, मानिए CnH2n में जैसे ही आप n बराबर 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की जो श्रेणियां हैं वो 2 कार्बन से ही स्टार्ट होती हैं, उनका पहला यौगिक जो होता है n बराबर 2 रखने पर मिलता है C2H4, n बराबर 3, तो n बराबर 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, C3H6, जितना यहां रखोगे 3, यहां 3 रखोगे, 3 दूनी 6 हो गया। अगला बनाते जाओ, मिलता जाएगा C4H, यहाँ पे 4 दूनी 8, देखिए C5H10, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या होता है, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे हम मान लो C3H6 लेते हैं, तो इसमें सिर्फ एक द्विबंध होता है, इसमें सिर्फ एक द्विबंध होता है, इसके अलावा द्विबंध नहीं होता। आप देख सकते हैं 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। दूसरी वाली संरचना अगर लेते हैं C4, तो एक द्विबंध होगा बस, बाकी हाइड्रोजन से संतृप्त होंगे। केवल एक द्विबंध रहता है, बाकी सारे एकल बंध रहते हैं, और इनका सूत्र होता है CnH2n। बड़ी से बड़ी श्रृंखला में सिर्फ एक बंध, द्विबंध के नाम पर केवल एक जगह द्विबंध लगा होगा, और जगह सब एकल बॉन्ड होंगे। और मान लीजिए इसमें 2 द्विबंध हो गए, तो इनका सूत्र बदलकर ये हो जाता है, और इन्हें एल्का डाइईन पढ़ते हैं, एल्का डाइईन। जैसे अब यहां पे पहला यौगिक लेना है, तो C2H यहां पे रखोगे, 2 दूना 4 में से 2 गए 2। अब संरचना क्या होगी, यहां पे तो 2 ही कार्बन आपने लिया है, और यहां पर 2 द्विबंध होने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत है, ठीक है। तो C2H2 यहां पर केवल एक बंध होगा, एक द्विबंध होगा, तो ये तो इसकी श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो यहां पर कम से कम 3 कार्बन की उपस्थिति आवश्यक है, तो n बराबर 3 अगर लेते हैं तो ये होगा C3, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, C3H4। अब यहां पर बनाएंगे एक द्विबंध, 2 द्विबंध, और 3 कार्बन हो गए, तो यहां पर एक हाइड्रोजन इधर आएगा,
एक हाइड्रोजन इधर आएगा, इसकी संयोजकता 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए पूरी हो गई, इसके लिए 1 2 3 4 इसकी पूरी है, इसकी संयोजकता 2 बाकी है। इस तरीके से ये बन गया, चाहे ऐसे जोड़ लीजिए। अब भाई इनका नाम क्या लिखेंगे, तो इनका नाम लिखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हो, तो प्रोपाडाइईन, एल्का माने प्रोपा डाइईन ऐसे लिखेंगे। एल्का डाइईन मिलाकर डाइन हो गया, तो अब इसको प्रोपाडाइन मिला के पढ़ो, प्रोपाडाइन डाइईन प्रोपाडाइन बन गया ना। अब मान लो 4 कार्बन वाला है, चलो उसको भी देख लेते हैं क्या करेगा। 4 कार्बन है तो C4 हो गया, यहां पे 4 रखोगे, 4 दूनी 8 में से 2 गए 6, चलो बनाओ 1 2 गलत हो गए। अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 हाइड्रोजन, इसका 4 पूरा है, इसका 3 पूरा है, 1 हाइड्रोजन और इसका 3 अधूरा है। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट इन नहीं, इन तो तब लिखेंगे जब 1 द्विबंध होता है, यहां तो 2 द्विबंध है, तो एल्का डाइईन, तो ये क्या होगा, ब्यूटा डाइन, डाइन मिला के लिखेंगे तो ब्यूटा डाइन। समझ में आया। अब अगर 3 द्विबंध मौजूद हो, यहां पर देखो 2 द्विबंध चल रहे थे, अब मान लो अगर 3 द्विबंध मौजूद है तो सूत्र क्या बनेगा इसके हिसाब से, भाई इसमें n बराबर 3 से शुरुआती होगी, वो 4 से, सॉरी n बराबर 4 से, कम 4 कार्बन होने चाहिए तभी उनके बीच में बंध बनेंगे। तो n बराबर 4 रखोगे तो C4 और 4 दूनी 8 में से 4 गए H4। अब इसको बनाओ, 1 द्विबंध 2 द्विबंध 3 द्विबंध, ठीक है। अब इसका 4 पूरा, इसका 4 पूरा, इसके पास 2 की कमी है और इसके पास 2 की कमी बन गया। अब इसका नाम क्या होता है, एल्का ट्राइईन या एल्का ट्राइन। तो एल्का, अब 4 कार्बन तो ब्यूटा ट्राइन बन गया इसका नाम। इसी तरीके से ब्यूटा ट्राइन, पेंटा ट्राइन, हेक्सा ट्राइन बनाते रहो, ठीक है। तो चलो इनके बाद वाले को देखते हैं। तो एलिफेटिक यौगिकों की जो तीसरी श्रेणी है, असंतृप्त में जो तीसरी श्रेणी है उसे एल्काइन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और इसका पहला यौगिक 2 कार्बन से शुरू होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच जहां त्रिबंध होता है उन्हें एल्काइन कहा जाता है। तो कम से कम 2 कार्बन होंगे तभी तो त्रिबंध बनेगा कार्बन कार्बन के बीच। तो इसका पहला यौगिक C2H2 है, यहां पर n बराबर 2 रखेंगे तो C2 मिलेगा, आप रखते जाइए। n बराबर 2 तो क्या होगा, C2 यहां रखेंगे 2 दूना 4, 4 में से 2 गए तो C2H2, यहां पर 3 रखेंगे तो C3 और यहां पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 2 घटा दीजिए तो H4 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे n बराबर 4 रखेंगे तो C4 और 4 दूनी 8 में से 2 गए H6 मिल जाएगा। इस तरीके से आप अगर n बराबर 5 रखते हैं तो C5, 5 दूनी 10 H8, तो आपको यौगिकों के नाम मिलते चले जाएंगे। और सामान्य इनके 2 ही नाम अभी तक ज्ञात हुए थे जिनको हम सामान्य नाम कह सकते हैं। IUPAC पद्धति में इनके नाम जो हैं वो 2 कार्बन के लिए एल्क जो है वो तो एथ यूज होता है और त्रिबंध के लिए आइन तो एथाइन। 3 कार्बन है और इनके बीच 1 त्रिबंध है तो प्रोपाइन। 4 कार्बन है और इनके बीच 1 त्रिबंध है तो ब्यूटाइन। 5 कार्बन है और इनके बीच 1 त्रिबंध है तो पेंटाइन। 6 कार्बन है और इनके बीच 1 त्रिबंध है तो हेक्साइन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 कार्बन है तो 1 त्रिबंध हो गया, अब बाकी सभी एकल बंध से हैं। उसके बाद इसके साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन होगा, इसके साथ कोई नहीं होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे 5 कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 C5H8 और इसे हम पढ़ेंगे क्या, पेंटाइन। ठीक है। इसमें एक साथ 2 त्रिबंध नहीं आ सकते। अब 1 त्रिबंध अगर आपने बना दिया तो दूसरा कैसे बनेगा बेटा, इसकी संयोजकता कितनी हो रही है, 6 हो रही है, जो कि इम्पॉसिबल है।
ठीक है, तो इस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों हम लोगों ने निपटा लिया है। तो इन तीनों की संरचना आप समझिए और इसके आधार पर आप नॉर्मल यौगिकों को पढ़ना शुरू कीजिए। फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।